नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में आज मुख्य रूप से हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा, वह रहेगा थार का मरुस्थल। जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, उनको किन भागों में, कितने विभागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या है? राजस्थान के इन भौतिक प्रदेशों का विभाजन करने वाले जो विद्वान थे, वो कौन थे? इन सभी पर हम चर्चा करके फिर हम राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान के मानचित्र की बात करते हैं। तो ये जो राजस्थान का मानचित्र आपको दिख रहा है, ये मानचित्र मुख्य रूप से आपको पहले की कक्षा में भी आपने चर्चा करी थी, किस प्रकार का है, विषमकोण चतुर्भुज के रूप में राजस्थान का मानचित्र है। इस राजस्थान के मानचित्र में वर्तमान समय में कुल जिलों की जो संख्या है, वो 41 जिले हैं। तो हम जो कुल जिले हैं, उनके आधार पर ही अभी अध्ययन करेंगे। तो कुल जिलों की जो संख्या हमारी, वो कितनी है? 41 जिले हैं। इन जिलों में से कितने जिले हमारे मरुस्थलीय हैं, कितने जिले अरावली में हैं, कितने जिले पूर्वी मैदान के भाग हैं, कितने जिले हाड़ौती के पठार के भाग हैं, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ये मुख्य रूप से आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड से हम शुरू करते हैं कि राजस्थान की जो भूगर्भिक इतिहास है, उस भूगर्भिक इतिहास की विशेषता क्या है। तो हम देखते हैं कि जो राजस्थान है, अगर हम पृथ्वी के निर्माण के समय से बात करें, तो देखिए पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया जो था वो एक स्थल दृढ़ भूखंड था। संपूर्ण जो भूखंड थे वो एक ही थे और उन स्थल भूखंडों को एक नाम दिया गया था पेंजिया। कौन सा युग था? कार्बोनिफेरस युग। उसके उपरांत जो उसी समय जो एक जलीय भाग था, जो उस जलीय भाग को हमने नाम दिया था पेंथालासा। अर्थात जब कार्बोनिफेरस युग के समय जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने सिद्धांत दिया था कि 1912 में ये सिद्धांत दिया गया था कि सभी महाद्वीप जो हैं वो एक ही भूखंड के रूप में थे और उन स्थल दृढ़ खंडों को हमने नाम दिया था पेंजिया और जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा नाम दिया गया था। जब स्थल खंड में विभाजन होता है, विभाजन होने के क्रम में जो सागरीय जल है वो उन खंडित भागों में जमा होने लगता है और उससे निर्माण होता है तैथी सागर का। उससे निर्माण होता है तैथी सागर का। और जब तैथी सागर का निर्माण होता है तो जो भूखंड थे वो भूखंड दो भागों में बढ़ जाते हैं और दो भागों में बढ़कर उत्तर का भाग कहलाता है अंगारा लैंड, उत्तर का भाग कहलाता है अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। अब हम राजस्थान की भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो राजस्थान का जो भूभाग है वो इनमें से किनसे संबंधित है, उसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसकी हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हमें देखते हैं कि जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड में उत्तरी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं वो सम्मिलित होते थे, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। जबकि दक्षिणी जो गोलार्ध है उसका अधिकांश भाग किसमें सम्मिलित होता था? गोंडवाना लैंड में। तो भारत का भी जो अधिकांश भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। अब जब हम आगे राजस्थान के निर्माण पर आते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान जिसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ, ये नवीनतम है, ये नवीनतम है। और ये किसके अवशेष है? तैथी सागर। ये किसके अवशेष है? तैथी सागर के अवशेष है। यहाँ तैथी सागर लहराता था। दूसरे जो भाग है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का पठारी प्रदेश। अरावली और हाड़ौती के जो पठारी प्रदेश है वो किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के भाग है, प्राचीनतम है। अरावली का जो निर्माण है प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ था और हाड़ौती का जो पठार है उसका निर्माण क्रिटेशियस काल में दरारी लावा उद्गार के कारण हुआ था। तो राजस्थान का जो भूभाग है उस भूभाग में हमें गोंडवाना लैंड के अवशेष और तैथी सागर के अवशेष के रूप में अवशेष मिलते हैं और हम उसी आधार पर यदि विभाजन करें तो तैथी सागर के अवशेष के रूप में हमें
उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग और पूर्वी मैदान मिलेगा, तथा गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में हमें अरावली और हाड़ौती का पठार जो है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश की, तो यहाँ ये सर्वमान्य भौतिक प्रदेश है जो अभी माने गए। अब ये जो सर्वमान्य भौतिक प्रदेश है, तो क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या ये शुरुआत में यही सर्वमान्य प्रदेश थे या अन्य विद्वानों ने भी अलग अलग प्रकार से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था? तो पूर्व में भी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 1968 में 1968 में मिश्रा सर ने विभाजन किया था और इन्होंने 7 विभाजन राजस्थान के भौतिक प्रदेश के किए थे। 7 विभाजन किए थे। 7 विभाजन में जो मुख्य विभाजन था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पहला विभाजन था नहरी क्षेत्र, नहरी प्रदेश। दूसरा था शुष्क प्रदेश। तीसरा था अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। चौथा था अरावली, पांचवा था पूर्वी कृषि प्रदेश, छठा था दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी कृषि प्रदेश, और सातवां जो था वो चंबल बीहड़ क्षेत्र। ये विभाजन जो किया गया था ये 1968 में मिश्रा सर ने किया था। उसके बाद इस विभाजन के बाद में हरिमोहन सक्सेना सर ने 1994 में, तो ये जो 4 भौतिक प्रदेश आप देख रहे हैं, ये 4 भौतिक प्रदेश हैं, इनका विभाजन किन्होंने किया था? 1994 में हरिमोहन सक्सेना सर ने ये विभाजन किया था और ये विभाजन आज सर्वमान्य वर्गीकरण के रूप में माना जाता है और हम इसी आधार पर राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है वह पश्चिमी क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये 61.11% भाग धारण करता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग धारण करता है? 61.11%। दूसरा जो भाग है वो है, अगर हम क्षेत्रफल के आधार की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% हिस्सा धारण करता है। तो हम प्रतिशत के क्रम के आधार पर बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक राजस्थान के क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो क्षेत्र आता है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11%। उसके बाद दूसरा जो भाग आता है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो 23% भाग धारण करता है। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है जो कि 9% भाग धारण करता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश कितना धारण करता है? 9% धारण करता है। और जो सबसे चौथा भाग है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठारी प्रदेश, वह 6.89% भाग धारण करता है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है ये आप सभी को याद भी होगा। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसमें से 61% भाग जो है 61.11% वो मरुस्थलीय प्रदेश है हमारा, 23% पूर्वी मैदान है, 9% हमारा अरावली पर्वतीय क्षेत्र है और 6.89% भाग हमारा कौन सा है? हाड़ौती भाग है। नेक्स्ट हम इसकी एक तुलनात्मक चर्चा करते हैं। तो देखिए मरुस्थलीय प्रदेश की हमने क्षेत्रफल की और तो सभी क्षेत्रों की भी बात कर ही ली। अब हम आते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। और यह है मरुस्थलीय प्रदेशों में जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में जितनी अधिक जनसंख्या राजस्थान के अवनारे पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलती है उतनी जनसंख्या प्रतिशत और कहीं नहीं मिलता। तो इसे हम कहते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ मिलता है। जनसंख्या लगभग कितनी मिलती है? 40%। तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर मरुस्थलों के संदर्भ में बात करें तो 40% जनसंख्या
किसकी है? हमारे राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है मरुस्थलीय प्रदेश में। औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 200 से 300 मीटर है, लेकिन कुछ भाग 150 मीटर भी हैं। तो हम सामान्य रूप से इसको औसतन की बात कर रहे हैं, इसलिए 200 से 300 मीटर बोल रहे हैं। बाकी 150 मीटर भी बालोतरा के पास का जो भाग है वो समुद्र तल के नजदीक है। मृदा यहाँ मुख्य रूप से कौन सी है? रेतीली मृदा है। रेतीली मृदा है क्योंकि रेत के टीले पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, मृदा रेतीली है। जलवायु यहाँ किस प्रकार की है? शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु। अब हम रेतीली मृदा की बात करें तो रेतीली मृदा कब बनती है? जब चट्टानों पर अत्यधिक ताप के कारण उनमें चटकने होती है और वर्षा यहाँ क्या होती है? कम होती है, तो चटकनों से बारीक बारीक कणों में बिखर जाती है। जलवायु कौन सी है? यहाँ शुष्क है, शुष्कता पाई जाती है, अर्थात वर्षा कम होती है, वर्षा कम या न्यून होती है और वाष्पीकरण जो है यहाँ सर्वाधिक होता है, वाष्पीकरण यहाँ सर्वाधिक होता है। दूसरा जो अरावली प्रदेश है, वहाँ की राजस्थान की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 10% है। अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर औसत ऊंचाई है। मृदा की बात करें तो यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अरावली में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? धात्विक चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। यहाँ मृदा भी किस प्रकार की मिलेगी? पर्वतीय मृदा मिलेगी। जलवायु यहाँ किस प्रकार की मिलेगी? उपाद्र मिलेगी। यहाँ मरुस्थल की तुलना में वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ जलवायु उपाद्र प्रकार की मिलती है। मुख्य रूप से जब मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39%, 39% भाग राजस्थान की कुल जनसंख्या का मैदानी प्रदेश में निवास करता है। ये सर्वाधिक घनत्व, राजस्थान का जो घनत्व है वो सर्वाधिक घनत्व हमें मैदानी प्रदेशों में मिलता है। राजस्थान का जो सर्वाधिक घनत्व है यदि, तो वो कहाँ मिलता है? मैदानी भाग में मिलता है। औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 500 मीटर ये भाग औसत ऊंचा है। यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मृदा मिलती है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है जो नदियों के द्वारा लाई गई सतह पर बिछाई गई नवीन मृदा होती है, जिनमें उपजाऊपन पर्याप्त मात्रा में होता है। यहाँ की आर्द्र जलवायु भी क्या होती है? आर्द्र होती है। यहाँ लगभग 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। हाड़ौती पठार की बात करें तो यहाँ क्षेत्रफल जो है हमने पहले भी बात कर ली, सबसे कम क्षेत्रफल जो है हमारा राजस्थान का वो क्या है? हाड़ौती पठारी क्षेत्र का है। यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है। औसत ऊंचाई इसकी 500 मीटर है। मृदा यहाँ काली मृदा पाई जाती है क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था वो क्रिटेशियस कालीन ज्वालामुखी दरारी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ था, और ज्वालामुखी दरारी उद्गार के कारण जब वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसका जो रंग है वो काला हो गया। तो यहाँ मुख्य रूप से ज्वालामुखी द्वारा ये पठारी प्रदेश निर्मित होने के कारण दरारी प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार से होने से ये इसकी जो मृदा है वो किस प्रकार की है? काली मृदा है। जलवायु यहाँ की क्या? अति आर्द्र है, यहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है। तो अगर हम इन चारों प्रदेशों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलनात्मक बात करें तो देखिए मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है, अरावली में उससे थोड़ी सी अधिक वर्षा होती है। मैदानी प्रदेश की बात करें पूर्वी भाग में तो यहाँ थोड़ी अधिक वर्षा होती है, और हाड़ौती पठार की बात करें तो यहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है। अब हम इसी भाग को एक प्रोफाइल के रूप में भी देख लेते हैं। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये सतह की प्रोफाइल बनाई गई है। इस प्रोफाइल में हम देखते हैं कि जो पश्चिम का भाग है, पश्चिम का थार मरुस्थल, उसकी ऊंचाई कितनी है? 150 से 300 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 150 से 300 मीटर। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है? बालू का स्तूप है और शुष्कता है। बालू का स्तूप और शुष्कता अर्थात रेत के टीले सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रेत के टीले मिलेंगे आपको, और आपको शुष्कता की विशेषता यहाँ मिलेगी। ये जो समुद्र तल से ऊंचाई है, ये ऊंचाई है मात्र 150 से 300 मीटर, 150 से 300 मीटर। मध्य का जो भाग है वह अरावली रेंज के रूप में ये सर्वाधिक ऊंचा भाग है। ये भाग है सर्वाधिक ऊंचा भाग है।
सर्वाधिक ऊंचा भाग है, इसकी जो औसत ऊंचाई वो कितनी है, 930 मीटर है। ये खंड हमारा अरावली क्षेत्र है। ये जो खंड हमारा क्या है, अरावली क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है, ये राज्य का अर्थात ये क्या है, एक महान जल विभाजक है। ये पूरे भारत का जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। जल विभाजक का तात्पर्य एक ऐसा क्षेत्र जिसका जल दो अलग अलग दिशाओं में वितरित हो जाए, तो ये जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। इस अरावली पर्वतीय श्रृंखला के पश्चिम के भाग का जितना भी जल है वो गमन करता है अरब सागरीय प्रणाली में, और पूर्व का जो भाग है वो जाता है बंगाल की खाड़ी के प्रवाह क्रम में, बंगाल की खाड़ी के प्रवाह क्रम में जाता है। तो ये एक जल विभाजक का काम करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है, ये मरुस्थल का अवरोधक है। ये जो रेत के टीले हैं, ये रेत के टीले जब आगे स्थानांतरित होते हैं, बालू का स्तूप स्थानांतरित होते हैं, तो ये इस ऊंचाई के कारण ये पूर्वी मैदान में नहीं आ पाते हैं। ये उपजाऊ भाग है। नदियों के द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष नवीन मृदा का जमाव किया जाता है। एक तरफ मरुस्थल है, लेकिन बीच में ये अवरोध होने के कारण ये रेत यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र से अरावली को पार करके हमारे पूर्वी मैदान में नहीं आ सकती है। तो यह मरुस्थल का भी क्या हो गया, एक अवरोधक के रूप में काम करता है। तीसरा जो हमारा भाग है, मैदानी भाग है, जो पूर्व मध्य में, इसकी औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर है। यहाँ क्या होता है, अरावली से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, अरावली से निकलने वाली नदियां अपने साथ जितना भी पदार्थ लेकर आती है, उन पदार्थों को यहाँ निक्षेपित करने का कार्य करती है, अरावली से कटाव करती है और पूर्वी मैदानी भाग में आकर जमा करती है। तो ये जो निक्षेपण का कार्य यहाँ किया जाता है, उससे समतल कृषि भूमि और उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, और उस उपजाऊ मृदा से हम हमारी कृषि संपन्नता की ओर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की हम फसलें ले सकते हैं। जो चौथा भाग है हमारा हाड़ौती का पठार, औसत ऊंचाई 500 मीटर है। ये कठोर लावा चट्टानों और मालवा का ये विस्तार माना जाता है। इसके मुख्य रूप से अरावली का जो मध्यवर्ती उच्चावच है वो हमारे राज्य के जल प्रवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित करता है। किसमें, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में ये विभाजित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हम आते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहले जो हम बात कर रहे थे वो एक सामान्य चर्चा थी। अब हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसका विस्तार हमने बात कर ली। अवशेष किसका है, ये तैतीस सागर का अवशेष है। ये अवशेष हम कैसे माना, इसका प्रमाण क्या है, तो यहाँ जो खारे पानी की झीलें हैं वो इसका प्रमाण है। इसका जो ढाल है वो किस तरफ से है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है इसका ढाल, ये बात ध्यान रखनी है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका इस भूभाग का ढाल मिलता है। अर्थात इस तरफ आते आते ये 150 मीटर की ऊंचाई तक आ जाता है, इस तरफ आते आते 300 मीटर की ऊंचाई तक आता है। तो इसका जो ढाल है वो हमारा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मिलता है। इस अरावली की जो सीमा है, इस सीमा से पश्चिम का जो ये पूरा भाग है ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मरुस्थल का है। ये हरिमोहन सक्सेना सर की पुस्तक से लिया गया डेटा है। कुछ पुस्तक में ये जो डेटा है ये 2,08,000, 2,38,000 अलग अलग दिया गया है। तो जो हरिमोहन सक्सेना सर की पुस्तक में है ये डेटा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विस्तृत है, ये वहीं से लिया गया है। अब अगर जिलों की बात करें तो पहले जिले थे 12, पहले जिले थे हमारे कितने, 12। अब मरुस्थलीय प्रदेश के जिलों की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश के जिले हो गए हमारे अब 16। मरुस्थलीय प्रदेश के जिले हमारे हो गए 16। अर्थात ये जो 16 मरुस्थलीय जिले हैं ये कौन कौन से हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। सिरोही जो है वो है
जिला मरुस्थलीय जिले में नहीं आता है, ये अरावली के खंड के रूप में आता है। तो हमें इस मानचित्र में हम देखिए कि ये जो जिले हैं, तो वर्तमान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है। अब यहाँ एक ध्यान रखना है कि ब्यावर का भी जो पश्चिमी भाग है थोड़ा बहुत, ये ब्यावर का थोड़ा पश्चिमी भाग किसमें सम्मिलित होता है? मरुस्थलीय भाग में। ये जो ब्यावर का जो पश्चिमी भाग है, ये उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भाग है, थोड़ा बहुत जोधपुर से सटा हुआ, ये इसमें सम्मिलित होता है। फलोदी नया जिला बना है, बालोतरा नया जिला बना है, तो कुल जिलों की संख्या क्या हो गई? 16 हो गई। इसकी जो विशेषता है, विशेषता में देखिए सबको पता है सर्वाधिक जैव विविधता है मरुस्थलीय क्षेत्रों की। मरुस्थल जो विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं, उन मरुस्थलों में यदि जैव विविधता की बात करें तो ये सर्वाधिक जैव विविधता रखता है। हम यहाँ देखिए कंपेटिटिव थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? केवल मरुस्थल की। तो विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं, अगर उनमें जैव विविधता की चर्चा की जाए कि भाई विश्व के मरुस्थल हैं, जैसे सारा डेजर्ट हो गया, है ना, अटाकामा हो गया, तो इन सब में यदि हम तुलना करके बात करें कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता हमारी कहाँ मिलती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता विश्व के संदर्भ में मिलती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। यदि यही अगर हम अन्य पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो वो फिर हमारे जो अमेजन बेसिन और जो विश्व तरीके क्षेत्र है, वहां ये विशेषताएं मिलेगी। इसी तरह से विश्व के सभी मरुस्थलों में ऐसा कौन सा मरुस्थल है जहां सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो वहां भी नाम किसका आएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। अर्थात पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं। विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना करने के क्रम में अगर हम बात करेंगे तो जैव विविधता भी सर्वाधिक हमारे यहाँ मिलती है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहाँ मिलता है। इस क्षेत्र के लिए ईश्वरी प्रसाद जी ने वृक्ष क्षेत्र कहा था, ईश्वरी प्रसाद जी ने वृक्ष कहा था, और हेनसांग ने इसे गुजरता नाम दिया था। हेनसांग ने इसे गुजरता नाम दिया था। अब ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं की हम और बात करें विशेष रूप से, तो अब आप देखिए सामान्य रूप से मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ तेल के भंडार, प्राकृतिक गैस के भंडार हमें मिलते हैं। तो ये भी हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है। नेक्स्ट, जब हम मरुस्थलीय प्रदेश के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो मरुस्थलीय प्रदेश को हम वर्षा रेखा के आधार पर, जलवायु के आधार पर उसका उपविभाजन करते हैं। तो हमें देखिए उपविभाजन किस आधार पर कर रहे हैं? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? ये उसका विभाजन कर रहे हैं। तो जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है, इसका 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा के द्वारा हमने इसका विभाजन किया। ठीक है। सबसे पहले तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का जो भाग है, वो भाग हमारा कहलाता है शुष्क मरुस्थल। वह भाग कहलाता है हमारा शुष्क मरुस्थल। वो क्या कहलाएगा? शुष्क मरुस्थल। और उसके बाद 25 से 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, उस 25 से 50 जो 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, उससे जो भाग है वो उसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसको हम किस नाम से जानते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के बाद जो 50 सेंटीमीटर तक का भाग है, वो उसके मध्य का जो भाग है वो कहलाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल जो है, इसे शुष्क क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। यहाँ वर्षा की तुलना में पूरे वर्ष पर वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है। वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण सर्वाधिक होने के कारण यह जो भाग है, ये शुष्कता की विशेषता
रखता है। अब जब यहाँ शुष्कता बहुत अधिक मात्रा में होगी तो और तापमान बहुत अधिक मात्रा में रहेगा तो यहाँ की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में अत्यधिक ताप के कारण क्या होगा, चटकने आएगी। कभी-कभी क्या होता है, इस क्षेत्र में वर्षा का जल गिरता है जो कम मात्रा में होता है, लेकिन उससे उनकी चट्टानों के जो रंध्र है वो बिखर जाते हैं और चट्टानों के बार-बार छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटने से क्या होता है, रेत का निर्माण होता है। तो यहाँ चट्टानें भी हैं और रेत भी है, लेकिन इस आधार पर हमें इसे दो भागों में विभाजित किया है। एक है बालू का स्तूप युक्त भाग, अर्थात वह भाग जहाँ बालू का स्तूप है, रेत के टीले पाए जाते हैं, रेत टीले मिलते हैं, वैसे जो भाग हैं वो भाग हमारे 58.50%। रेत के टीले मिलने के जो भाग है वो है 58.50%। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त भाग, ऐसा भाग जहां टीले नहीं पाए जाते हैं, रेत नहीं पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। हाँ, और उन चट्टानों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है 41.50% भाग। ये जो चट्टानी क्षेत्र है ये किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें। क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने ये बात जब हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ना प्रारंभ किया था तभी हमने एक बात देखी थी कि किसका अवशेष है, ये टेथी सागर का अवशेष है। और टेथी सागर क्या था, जलीय भाग था। तो जहां जलीय भाग होगा और जलीय भाग में परत के रूप में क्रमिक रूप से जो चट्टानों का जमा होता है वो अवसाद के रूप में होता है। वहां जलीय भाग था तो कहीं ना कहीं से डाल से वहां पदार्थों का क्या हुआ, निक्षेपण हुआ। ये प्रारंभिक अवस्था में तो निर्मित हुई नहीं थी। प्रारंभिक अवस्था में तो जो चट्टानें बनती हो केवल अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानों पर समय के साथ उनका अपर्दन होता है। अपर्दन होकर वो चट्टानें किसी अन्य स्थान पर जाकर क्या हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है। और जब वो चट्टानें अन्य स्थान पर जाकर डिपोजिट हो जाती है तो उनका निक्षेपण होगा। तो निक्षेपण कहाँ होता है, जलीय क्षेत्रों के आसपास या निम्न भागों में। तो जहां निक्षेपण हुआ वहां समय के साथ साथ इनमें क्या हुआ, अलग अलग परतें, क्योंकि एक दिन में तो निक्षेपण होगा नहीं, समय के साथ अलग अलग परतें बनेगी। तो जब वो परत दर परत निर्माण होता है और फिर वो जमीन में उसके ऊपर जैसे समय की एक निरंतरता के क्रम में जब दबाव पड़ता है तो उस दबाव के कारण वो परतें क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है। और संपीड़ित होकर वो एक चट्टान का रूप ले लेती है। तो उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानों में की मुख्य विशेषता क्या है, एक तो परतें पाई जाएगी, परतें पाई जाएगी, वो जलज चट्टानें होगी। उनकी चट्टानों के मध्य जो रंध्र होते हैं उनमें जल की उपलब्धता रहती है। तो अवसादी प्रकार की चट्टानें होती है। और अवसादी प्रकार की चट्टानों में क्या होता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की प्रचुरता मिलती है। बालू का स्तूप मुक्त जो भाग है वो पोखरण और फलोदी बालोतरा का जो एक त्रिकोण क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यह अवसादी चट्टानों का क्षेत्र है। तो जो शुष्क मरुस्थल है उसे हमने दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त जहां रेत है और जहां रेत नहीं है। ये दो विभाजन हमें करना है। ध्यान क्या रखना है, 0 से 25, अर्थात हम पाकिस्तान की तरफ से ये हमारा पाकिस्तान की तरफ से जब भारत की तरफ आते हैं तो जो पाकिस्तान से भारत की तरफ वाला भाग है वह क्षेत्र न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये 25 सेंटीमीटर जो है जैसलमेर सम क्षेत्र जो है वह मुख्य रूप से इसमें आता है। कटरा इसमें सम्मिलित होता है। ये जो भाग है ये भाग मुख्य रूप से क्या है, न्यूनतम वर्षा वाला भाग है। शुष्कता यहाँ की मुख्य विशेषता है 25 सेंटीमीटर। दूसरा जो भाग है वो भाग हमारा है अर्धशुष्क, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब इसी भाग में ये जो बालू का स्तूप मुक्त भाग है ये अलग से इसी में ये जो एक छोटा सा भाग है त्रिकोण के रूप में भाग मिलता है, ये भाग कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो भाग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये भाग कहलाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। प्रतिशत ध्यान रखने, जहां रेत के टीले वो 58.50% है और जहां रेत के टीले नहीं है वो 41.50% भाग है। ये जो शुष्क मरुस्थल का क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत है। अगला आता है अर्धशुष्क मरुस्थल की हम बात करते हैं। तो अर्धशुष्क मरुस्थल में आपको ध्यान रखना है कि
25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के जो मध्य का भाग है वो अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। हमने अर्धशुष्क मरुस्थल को भी हमने 4 भागों में बांटा है। अर्धशुष्क मरुस्थल को अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो देखिए उत्तर में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र से हम अगर जालोर और बालोतरा बाड़मेर की तरफ आते हैं तो हमने इसको 4 भागों में विभाजित किया है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। एक है घग्गर के बेसिन, जिसे नाली या पाट क्षेत्र भी कहा जाता है, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का भाग है। उसके बाद घग्गर बेसिन से जब हम नीचे उतरते हैं तो शेखावटी प्रदेश मिलता है हमें, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर का भाग सम्मिलित होता है। यहाँ आंतरिक प्रवाह और का ये मुख्य रूप से क्षेत्र है। उसके बाद हमें एक ऊंचा भाग मिलता है जिसे नागौर उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ खारे पानी की झीलों की प्रधानता है, ऊपर पट्टी है। यहाँ फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण एक ऊपर पट्टी का निर्माण हुआ है। बाद में जो दक्षिण पश्चिम का भाग है वो लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है, उसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। तो ये जो अर्धशुष्क मरुस्थल भाग है इसकी चर्चा, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। पहले हम शुष्क मरुस्थल को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि जो शुष्क मरुस्थल है वो क्या है। तो देखिए शुष्क, अब यहाँ हमने बात करी कि ये हम सारी चर्चा कर चुके हैं। केवल आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मरुस्थलीय भाग है वो किसका भाग है, तो किसका भाग है? ग्रेट पेलियो आर्कटिक का पूर्वी भाग है। हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका भाग है? ग्रेट पेलियो आर्कटिक का पूर्वी भाग है। अब आते हैं बालू स्तूप पर। ये मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ देखिए सबसे पहला जो मरुस्थल की विशेषताओं में बालू का टीले, ठीक है, जिनको हम बालू का स्तूप कहते हैं। अब ये जो बालू का टीले हैं, ये टीले किससे बनते हैं? पवन दिशा, पवन की दिशा इन रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है? स्थानांतरित करती है, स्थानांतरित करती है। और जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को स्थानांतरित किया जाता है तो उनके स्थानांतरित होने के क्रम में जो आकार बनते हैं, वह आकार विभिन्न प्रकार के अलग अलग आकार अलग अलग होने के कारण उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जब हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं तो हमने को जो इनका वर्गीकरण किया है उसकी विशेषताएं भी अलग अलग होगी। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं पर डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे प्रमुख जो रेत के टीलों की बात करते हैं, बालू का स्तूप की बात करते हैं, और जो नाम आता है वो नाम आता है बरखान। वो नाम क्या आता है? बरखान। सबसे चर्चित नाम बरखान। बरखान की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? किस आकार के हैं? अर्धचंद्राकार। किसके हैं? अर्धचंद्राकार। यहाँ जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम गलत है। ये जो पवन की दिशा है, ये पवन की दिशा गलत है। इसमें पवन की दिशा ये होगी। बरखान जो है वो इस तरीके से बनेंगे। ये जो अर्धचंद्राकार आकृति बनेगी, ये अर्धचंद्राकार आकृति क्या कहलाएगी? ये वाला डायग्राम गलत है, इसमें दिशा, पवन की दिशा गलत दी गई है। बरखान अर्धचंद्राकार होते हैं, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। हमें क्या बात समझनी? पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ये जो मध्य का भाग है, इसकी ऊंचाई इनकी होती है 10 से 20 मीटर। इस भाग की ऊंचाई होती है मध्य की 10 से 20 मीटर।
और ये लगभग 200 से 300 मीटर चौड़ाई में फैले रहते हैं। 200 से 300 मीटर चौड़ाई में फैले रहते हैं। पवन दिशा के समकोण पर बनते हैं, इसलिए किस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं? ये भी अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, क्योंकि किसमें पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र में, चूरू, भालेरी में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, चूरू, भालेरी में पाए जाते हैं। रेगिस्तान का जो विस्तार है, रेगिस्तान का जो मार्च है, जिसमें रेगिस्तान का निरंतर रेत के टीलों जब निरंतर आगे बढ़ते हैं तो रेगिस्तानी क्षेत्र का विस्तार होता है, और उस रेगिस्तानी क्षेत्र के विस्तार को हम रेगिस्तान का मार्च के नाम से जानते हैं। तो जो रेगिस्तान का मार्च जिसे कहा जाता है, कि रेगिस्तान के मार्च से तात्पर्य रेत के टीलों का या रेगिस्तान का अपने क्षेत्र में विस्तार करना। और रेगिस्तान का जो मार्च है वो अधिकांश रूप में मार्च महीने में सर्वाधिक होता है। मार्च महीने में सर्वाधिक होता है। ये बरखान उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला जो इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि बरखान में कभी-कभी क्या होता है कि एक भुजा पवन की दिशा बदलने के कारण एक भुजा आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार से एक भुजा आगे बढ़ जाती है। तो ये जो एक भुजा आगे बढ़ जाती है, ये पवन की दिशा की क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। पवन की दिशा के समानांतर हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं सीफ। इसको हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम क्या कहते हैं? जब बरखान की एक भुजा पवन के समानांतर आगे बढ़ जाए तो उसे सीफ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सीफ कहा जाता है। उसे कहा जाता है सीफ। तो ये ध्यान रखना है कि बरखान की एक भुजा जब पवन के समानांतर आगे बढ़ जाए और बरखान की एक भुजा छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी हो जाए, और एक भुजा के बहुत बड़ी होने से जो नया रूप बनेगा वह सीफ कहलाता है। ये सीफ जो है ये अनुदैर्ध्य है। ये ध्यान रखना है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ का भी अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होता है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है पवन दिशा के समकोण पर। पवन दिशा के समकोण पर। और अनुदैर्ध्य का मतलब होता है पवन दिशा के समानांतर। पवन दिशा के समानांतर। पवन दिशा के समानांतर। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का ये अंतर है। तो हमारा जो बरखान बालू का स्तूप है वो किस प्रकार का है? बरखान जो है वो अनुप्रस्थ है, और जो बरखान की एक भुजा आगे बढ़ जाए, बरखान की एक भुजा आगे बढ़ जाए तो वह भुजा जो है वो क्या कहलाएगी? अनुदैर्ध्य। तो और उसका क्या नाम है? सीफ। ये ध्यान रखना है, उसको हम कहते हैं सीफ। दूसरा जो हमारा बालू का स्तूप है वो है अनुदैर्ध्य। वो पवन की दिशा के समानांतर ही बनता है। पवन की दिशा के समानांतर। ये कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में। जब दीर्घ काल तक पवन एक ही दिशा में चलती रहे, जब लंबे समय तक पवन एक ही दिशा में चले, तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों का निर्माण होता है पवन की दिशा के समानांतर। तीसरा जो है वो है हमारा अनुप्रस्थ। पवन की दिशा के समकोण पर। पवन की दिशा के समकोण पर। ये मुख्य रूप से पूगल, बीकानेर, रावतसर के क्षेत्र में मिलते हैं। अभी हमने चर्चा करी थी कि अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस तरीके से ये पवन के समकोण पर, पवन के समकोण पर रेत के टीलों का निर्माण होता है। वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। अगला जो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये डायग्राम क्या वहां कॉपी हो गया था। ये वाला डायग्राम सही है। किसके लिए? पैराबोलिक बालू का स्तूप के लिए। पैराबोलिक
बालुका स्तूप के लिए। पैराबोलिक बालुका स्तूप में देखिए बरखान के विपरीत होता है। बरखान में जो पवन की दिशा है वो किस रूप में है? गर्त की तरफ नहीं है ना, शिखर की तरफ है। पवन की दिशा शिखर की तरफ है। इसमें क्या है? पवन की दिशा गर्त की तरफ से आती है, गर्त की तरफ से आती है। ये जो बालुका स्तूप है ये पैराबोलिक बालुका स्तूप कहलाते हैं। इन पैराबोलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेयर पिन की आकृति में होते हैं, महिलाओं के बालों की क्लिप के समान होते हैं और ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है बरखान और पैराबोलिक में मुख्य अंतर पवन दिशा का है। बरखान और पैराबोलिक में मुख्य अंतर क्या है? किसका है? पवन की दिशा का। पैराबोलिक बालुका स्तूप जो है वो महिलाओं के बालों की पिन, जिसको हम कहते हैं क्लेचर, उस क्लेचर के रूप में ये होते हैं। ये संपूर्ण मरुस्थल में फैले रहते हैं और पवन की दिशा जो है ये गर्त की तरफ से, है ना, जो डीप भाग होता है उस डीप भाग की तरफ से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है जब पवन अनियमित रूप से इधर उधर प्रवाहित हो, अनियमित रूप से पवन का जो प्रवाह है वो एक निश्चित दिशा में ना हो, अलग अलग दिशा से पवन बार बार दिशा बदलती रहे, तो उस तरह से जो तारानुमा आकृति बनती है रेत के टीलों की, वो क्या कहलाती है? तारा बालुका स्तूप। तारे की आकृति, जहाँ हवा की दिशा क्या होती है? बार बार बदलती रहती है। ये कहाँ मिलते हैं? मोहनगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे हमने बालुका स्तूप बात करी तो बरखान है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है, पैराबोलिक बालुका स्तूप है, तारा बालुका स्तूप है। इनके अलावा भी कुछ बालुका स्तूप और हैं। तो जैसे हमने बालुका स्तूप की बात करी, अब ये देखिए कि जैसे बरखान की हमने बात कर ली, दूसरा हमने अनुप्रस्थ की बात कर ली, अनुप्रस्थ की हमने बात कर ली, तीसरा हमने अनुदैर्ध्य की बात कर ली, चौथा हमने पैराबोलिक की बात कर ली, पांचवा तारा बालुका स्तूप की बात करी, एक हमने बरखान का ही जो रूप परिवर्तन होकर बनता है उसकी बात करी, उसको हमने कहा सीफ, उसको हमने समझा सीफ। क्या कहते हैं उसको? सीफ। अब हम बात करते हैं कुछ बालुका स्तूप ऐसे हैं जो किसी अवरोध के कारण बनते हैं, तो उन्हें अवरोधी बालुका स्तूप कहते हैं। अवरोधी बालुका स्तूप। अवरोधी बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप किससे बनते हैं? किसी न किसी अवरोध के कारण, जैसे पेड़ है, जी यहाँ कोई अवरोध आ गया और इस अवरोध के कारण, या कोई पहाड़ी का ढाल आ गया, इसके कारण इस जगह जो रेत की टीलों का जमा होगा, इस जगह जो रेत के टीलों का जमा होगा वो क्या हो जाएगा? अवरोधी बालुका स्तूप। अब इनमें भी अवरोधी बालुका स्तूप के साथ साथ जब हम मरुस्थल की पूर्वी सीमा की तरफ आते हैं और मरुस्थल की पूर्वी सीमा में अजमेर ब्यावर की पहाड़ियों के समीपवर्ती भाग में आते हैं, तो जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं, उन छोटी छोटी झाड़ियों के वहां जो रेत के टीले जमा हो जाते हैं और उनके पास में क्या होती है? छोटी छोटी झाड़ियां होती है, छोटी छोटी झाड़ियां होती है। इस तरीके से इन छोटी छोटी झाड़ियों के पास में रेत के टीलों का जमा हो जाता है। तो ये कहलाते हैं स्क्रब काफीज। स्क्रब काफीज, काफीज बालुका स्तूप, स्क्रब काफीज बालुका स्तूप। तो छोटी छोटी झाड़ियां के साथ जब
रेत के टीलों का जमा होगा तो वह कहलाएगा स्क्रव काफिज बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप में मृत पशु हो सकते हैं, मृत पशु कंकाल हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, कोई पर्वतीय अवरोध हो सकता है। उन स्थितियों में जो भी रेत के टीले जमा होंगे वो कहलाएंगे अवरोधी बालू का स्तूप। एक बालू का स्तूप होता है जो, जैसे दो बालू का स्तूप है, इन दो बालू का स्तूपों के मध्य इस तरीके से बालू का स्तूपों का एक वो बन जाता है, जुड़ाव बन जाता है। तो उस जुड़ाव को, ये जो जुड़ाव है, इस जुड़ाव को कहते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। इनको कहा जाता है नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। तो मुख्य रूप से तारा बालू का स्तूप, उसे अवरोधी बालू का स्तूप, स्क्रव काफिज बालू का स्तूप और नेटवर्क बालू का स्तूप, इस अलग अलग प्रकार के स्तूप जो है हमारे राजस्थान में मिलते हैं, देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो मुख्य रूप से 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य का भाग है, उसमें अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो भाग आते हैं 4 भागों में हमने विभाजित किया है। पहला है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले का भाग सम्मिलित होता है। यह, यहाँ जो घग्गर नदी है, ये जो घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी का जो पाट है उसे कहा जाता है नाली। घग्गर नदी के पाट क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली। और घग्गर नदी के द्वारा जो उपजाऊ मृदा का जमा होता है, उससे जो उपजाऊ भूमि बनती है, उस उपजाऊ भूमि को कहा जाता है बग्गी। उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? बग्गी। घग्गर नदी जब पाकिस्तान में चली जाती है, और तो पाकिस्तान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे हकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे हकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी अधिक उपजाऊ मृदा का निर्माण करती है, तो उपजाऊ मृदा बग्गी कहलाती है। इसका जो क्षेत्र है, घग्गर नदी जिस भाग से होकर गुजरती है, उस पाट भाग को नाली के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी को हम बहुत अधिक तीव्रता के साथ बाढ़ आने के कारण ये बहुत कम समय में बहुत अधिक विध्वंस भी करती है। तो ऐसी स्थिति में इसे मृत नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा इसको मृत नदी कहने का जो कारण है वो है कि यह वर्ष के अधिकांश समय प्रवाहित नहीं होती है, केवल वर्षा ऋतु में ही ये तीव्र वेग के साथ प्रवाहित होती है, वरना यह सुप्त अवस्था में रहती है, इसलिए इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो भाग है वो है शेखावटी प्रदेश। ये जो भाग है ये शेखावटी प्रदेश। यहाँ क्या है? ये भाग आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। ये आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ जो मुख्य रूप से कांतली नदी है वो आंतरिक प्रवाह बनाती है, मेढा रूपनगढ़ वो आंतरिक प्रवाह बनाती है। तो जो कांतली नदी है वो मुख्य रूप से यहाँ की प्रमुख नदी है जो आंतरिक प्रवाह बनाती है। चूरू, सीकर और झुंझुनू, डीडवाना कुचामन का जो भाग है, नया जिला जो बना डीडवाना कुचामन, तो इस भाग को का जो क्षेत्र है वो शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ जो वर्षा ऋतु में जब जल एकत्रित हो जाता है, तो वर्षा में जो जल एकत्रित होता है उससे जो तालाब बनते हैं वो सर कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? सर। वर्षा ऋतु में जो एकत्रित जल होता है उस एकत्रित जल वाले भाग को क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। यहाँ जो कच्चे कुएं हैं उन कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। जोहड़ कहा जाता है। पक्के कुएं जो हैं उन्हें नाड़ा कहा जाता है। पक्के जो कुएं हैं, पक्के कुएं उन्हें नाड़ा कहा जाता है। नाड़ा कहा जाता है। चरागाहों की जो भूमि है उसे बीड़ कहा जाता है। चरागाहों की जो भूमि है उसे बीड़ कहा जाता है। ये बात ध्यान रखने यहाँ कि ये आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ कच्चे कुएं हैं वो जोहड़ कहलाते हैं। वर्षा ऋतु में जो जल सरोवर बन जाते हैं उन्हें सर कहते हैं। सम्मान के जनक शब्द है, उसे सर कहा जाता है। पक्के कुएं नाड़ा कहलाते हैं और जो चरागाह हेतु जो भूमि है वो बीड़
कहलाती है। यहाँ की जो मुख्य नदी है कांतली, उस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावाटी। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। तो तोरावाटी के नाम से इस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को जाना जाता है। अब हम आते हैं दक्षिण में, नागौर उच्च भूमि। कौन सी? नागौर उच्च भूमि, बहुत ही महत्वपूर्ण है नागौर उच्च भूमि। इस नागौर उच्च भूमि में मुख्य रूप से नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है। अजमेर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। नागौर, डीडवाना, कुचामन के साथ साथ अजमेर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है। यहाँ की मुख्य विशेषता है कुबड़ या बाका पट्टी। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है? कुबड़ और बाका पट्टी, जो किसके कारण है? फ्लोराइड की अधिकता के कारण। फ्लोराइड की अधिकता के कारण मनुष्य की जो कुबड़ है वो बाहर निकल आती है और व्यक्ति झुक के चलता है। फ्लोरोसिस की समस्या जल में होती है। फ्लोरोसिस के कारण अर्थात फ्लोराइड युक्त जल के कारण ये समस्या होती है। कुबड़ बाका पट्टी जो है जायल नागौर से, जायल से लेकर अजमेर के पुष्कर तक, अजमेर के पुष्कर तक ये पट्टी पाई जाती है। जायल से पुष्कर, अजमेर का जो पुष्कर क्षेत्र है वहां तक ये पट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ नागौर उच्च भूमि की एक महत्वपूर्ण विशेषता और है। नागौर उच्च भूमि की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती है। खारे पानी की झील पाई जाती है। खारे पानी की झीलें पाई जाती है। खारे पानी की झीलें पाए जाने का कारण है यहाँ के भीतर का जो भाग है उसमें माइकासिस्ट चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती है। खारे पानी की झीलें, और ये खारे पानी की झीलें ये प्रमाणित करती है कि यह जो भाग था मरुस्थलीय भाग वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा रहा था? तैथी सागर का हिस्सा रहा था। नागौर उच्च भूमि की एक महत्वपूर्ण विशेषता और है, मकराना संगमरमर क्षेत्र। मकराना संगमरमर क्षेत्र, ये इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लूनी बेसिन। लूनी नदी यहाँ की मुख्य प्रवाही नदी है। लूनी बेसिन ये जो है ये मुख्य रूप से बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर और पाली, ठीक है, जो उस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से लूनी बेसिन पाए जाते हैं। अजमेर के दक्षिणी भाग से नागौर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है। दक्षिणी जो नागौर का भाग है वो थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें सम्मिलित होता है। तो मुख्य रूप से ये जो भाग है बालोतरा, बाड़मेर, पाली इसमें सम्मिलित होता है। सांचौर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित होता है। यहाँ की मुख्य विशेषता है नेहड़ रन। नेहड़ रन एक लवणीय भूमि वह नेहड़ कहलाती है। तो नेहड़ रन सांचौर में ये लूनी बेसिन की मुख्य विशेषता है। साथ ही बालोतरा, लूनी नदी का जो जल है वो बालोतरा तक मीठा होता है। बालोतरा के बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, क्योंकि बालोतरा जो है वो समुद्र तल से बिल्कुल, जो हम 150 मीटर की बात कर रहे हैं वो यहाँ बालोतरा तक आते आते वो भाग क्या होता है? नीचे हो जाता है, समुद्र लेवल के लगभग हो जाता है। इसलिए समुद्र लेवल के नजदीक होने के कारण यहाँ जो है बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और इस क्षेत्र में खारा होने का दूसरा कारण क्या है कि वहां भी माइकासिस चट्टानें भीतर मिलती है, उनसे कैपिलरी एक्शन की क्रिया होती है। माइकासिस चट्टानों से कैपिलरी एक्शन की क्रिया, कैपिलरी एक्शन का कारण मतलब क्या होता है कि जो चट्टान है उन चट्टानों से जो लवण है वो लवणों का ऊपर की ओर आना, जैसे हम स्ट्रो से खींचते हैं उस तरीके से जो भीतर माइकासिस चट्टान है उनसे लवण क्या होता है? संतृप्त होकर लवण ऊपर आ जाते हैं और सतह पर एक परत बन जाती है। तो वो मुख्य विशेषता भी यहाँ मिलती है। माइकासिस चट्टानों से कैपिलरी एक्शन होता है और कैपिलरी एक्शन से लवणीयता का निर्माण होता है। दूसरी मुख्य विशेषता है 56 की पहाड़ियां। बालोतरा में जो 56 की पहाड़ियां हैं, 11 किलोमीटर की अर्धचंद्राकार आकृति में ये पहाड़ियां मिलती है। 56 की पहाड़ियां ये हमारे जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है बांगड़ प्रदेश जिसको हम कहते हैं, इनकी चारों सब डिवीजन की मुख्य विशेषताएं ये थी जिनकी हमने यहाँ चर्चा करी थी।
नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनकी हम बात करते हैं कि जो मरुस्थल में है, देखिए अगर रेतीला मरुस्थल है, पूरी तरह से रेत से पटा हुआ भाग है, उसे क्या कहा जाता है? इर्ग या अर्ग कहा जाता है। इर्ग या अर्ग कहा जाता है। सहारा में इसे इर्ग कहा जाता है, तुर्किस्तान में इसे कोउम कहा जाता है। सर्वाधिक जो रेतीला भाग है वो हमारा कहाँ है? जैसलमेर में। सर्वाधिक रेतीला भाग कहाँ है? जैसलमेर में। दूसरा हमादा, ये किस प्रकार का मरुस्थल है? पथरीला मरुस्थल। अर्थात पथरीला मरुस्थल जो है वो क्या कहलाएगा? हमादा कहलाएगा। जैसलमेर, फलोदी, पोखरण और बालोतरा का जो क्षेत्र है एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र बनाता है, वह हमादा चट्टानी मरुस्थल कहलाता है। रेत जो है वह मिश्रित होता है। यहाँ मिश्रित में रेत भी होती है, अर्थात रेतीले टीले भी मिलेंगे, और रेतीले टीलों के साथ साथ आपको कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे। कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं। रेतीले टीलों के साथ साथ यहाँ आपको कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? बाड़मेर में मिलेगा, ज्वालोर में मिलेगा, जैसलमेर में, सीकर में और झुंझुनू में ये मिलता है। प्रमुख पहाड़ियाँ की अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने बात करी थी लूनी बेसिन में, तो यह जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, उसमें प्रमुख पहाड़ी 56 की पहाड़ी, 11 किलोमीटर लंबी है, 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। ये मोकलसर से सिवाना तक, मोकलसर से सिवाना तक बालोतरा में मिलती है। मोकलसर से सिवाना तक बालोतरा में मिलती है। दूसरा है नाकोड़ा पर्वत, जिसको नाकोड़ा भैरव के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तीसरी है सिवाना जालोर की पहाड़ियां। सिवाना जालोर की पहाड़ियां, ये ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानों का समूह है। आग्नेय चट्टानें ये हैं, ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानी समूह, सिवाना और जालोर की पहाड़ियां। एक है सेंदड़ा, ये ब्यावर के नजदीक है, ब्यावर में है सेंदड़ा, और सर्पाकार आकार है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ये सेंदड़ा की पहाड़ियां मिलती है, ब्यावर के पास सेंदड़ा की पहाड़ियां, जो किस प्रकार की है? सर्पाकार आकृति की है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल की शब्दावली है, मरुस्थल की जो विशेषता है, उनकी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है लाठी सीरीज। सभी परीक्षाओं में अधिकतर में ये पूछा जाता है कि लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज क्या है? पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबी क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी। क्या है ये? 60 किलोमीटर भूगर्भिक जलपट्टी है। और ये जो 60 किलोमीटर भूगर्भिक जलपट्टी है, ये मीठे पानी की जलपट्टी है। ये क्या है? मीठे पानी की जलपट्टी है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इसमें? चंदन नलकूप। चंदन नलकूप, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है, चंदन नलकूप, लाठी सीरीज। इसे प्राचीन सरस्वती का अवशेष माना जाता है। इसे जो लाठी सीरीज है, इस लाठी सीरीज को क्या कहा जाता है? प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानते हैं। प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानते हैं। यहाँ की और मुख्य विशेषता क्या है? सेवण घास है, और ये क्या है? गोडावण पक्षी की शरणस्थली है। सेवण घास है और गोडावण पक्षी की शरणस्थली है। दूसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये जुरासिक काल के 18 करोड़ वर्ष पुराने यहाँ लकड़ी के अवशेष मिल रहे हैं। जुरासिक काल के 18 करोड़ वर्ष पुराने यहाँ क्या मिले हैं? लकड़ी के अवशेष मिले हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या? रन या टाट। तो जो लवणीय और दलदली झीलें होती है, लवणीय और दलदली झीलें, उन्हें क्या कहा जाता है? रन कहा जाता है। लवणीय और दलदली झीलें हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रन कहा जाता है। ठोप बालोतरा में है। ठोप कहाँ है? बालोतरा में है। बाप कहाँ है? फलोदी में है। ताल छापर कहाँ है? चूरू में है। इसी तरह से बरमसर है जैसलमेर में।
तो मुख्य रूप से जो रन है वो रन क्या कहलाते हैं? लवणीय व दलदली झीलें। थोप, बालोतरा, बाग फलोदी, ताल छापर, चूरू में इस तरह की बहुत सारी असंख्य लवणीय झीलें हैं। ठीक है, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में जो लवणीय झीलें हैं उसमें भाकरी है, बरमसर है ना। बाड़मेर में हम बात करें तो बाड़मेर में रेडाना है, बाड़मेर में रेडाना, बाड़मेर में जो है वो रेडाना। ठीक है, एक महत्वपूर्ण शब्दावली है खडीन। जो रन थे उन रन में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं सदी में जो उस जल के सूखने के बाद, रन जो है लवणीय और दलदली जो भूमि थी, उस दलदली झीलों में जब जल सूख जाता था और दलदली झीलों में जल सूखने के बाद में ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो एक जल संरक्षण और कृषि करने की जो पद्धति थी उसे खडीन कहा जाता है। तो खडीन जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि करने का एक तरीका था, उस नमी को सहेज कर। जो दलदली झीलें बनती थी वर्षा ऋतु में, उन झीलों को, उस रन में जो जल एकत्रित होता था उसे सहेज कर उसके सूखने के बाद उस नमी का उपयोग करते हुए कृषि करने की जो पद्धति थी वह कहलाती है खडीन कहलाती है। एक जो महत्वपूर्ण शब्दावली है पिडमोंट या गिरिपद, पिडमोंट या गिरिपद, ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पर्वत के नीचे का स्थान होता है जहां रेत जमा हो जाती है। पिडमोंट या गिरिपद जहां रेत जमा हो जाती है। ये मुख्य रूप से कुछ शब्दावलियां थी। कुछ अन्य शब्दावलियां भी हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे एक नाम है प्लाया। नाम क्या है? प्लाया। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक नाम है बालसन, एक नाम है बालसन। ये भी मरुस्थलीय एक, ये बनती है मरुस्थल में जब वर्षा होती है। मरुस्थल में जब वर्षा होती है तो ये स्थलाकृतियां जो बनती है ये मरुस्थल में वर्षा होने के बाद जल के योगदान से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। तो ये जलज, जलीय प्लस वायवीय दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं प्लाया और बालसन। उसके अलावा एक नाम और है पर्वतीय अग्रभाग। पर्वतीय अग्रभाग, पर्वतीय अग्रभाग। एक नाम है पेडिमेंट जिसकी अभी हमने चर्चा की। एक है बजादा, एक है बजादा। ये जो 5 भाग है ये एक क्रम से एक ही रूप में एक ही जगह निर्मित होते हैं। प्लाया जो है वो एक झील, प्लाया जो है वो एक जल है जिसमें जल भर जाता है। ठीक है, इस तरह से जल भर जाता है। तो ये जो गर्त भाग है उसमें जब जल भर जाए तो ये अस्थायी जो झीलें हैं, ये जो है अस्थायी झील, वर्षा ऋतु में बनी अस्थायी झीलें जो है वह मरुस्थलीय भाग में क्या कहलाती है? प्लाया कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्लाया कहलाती है। अस्थायी झील प्लाया कहलाती है। एक होता है इस रूप में, हम इस बात को समझे बड़े विस्तार के रूप में तो क्या होगा कि ये जो भाग है ऊंचा भाग, इस पर्वतीय भाग और इस ऊंचे भाग, ये दोनों पर्वतीय भाग है। ये पर्वत 1 और पर्वत 2। ठीक है, ये 2 भाग है। इस ऊंचे भाग, इस दोनों भाग के बीच का जो संपूर्ण भाग है, ये जो संपूर्ण भाग है, ये संपूर्ण भाग कहलाता है बालसन। ये संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? बालसन। अर्थात 2 पर्वतों के मध्य का जो निम्न भाग है वो पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा? बालसन कहलाएगा। अब इस बालसन में प्लाया भी मिलेगा। इस बालसन में क्या मिलेगा? प्लाया भी मिलेगा। इसी बालसन में पर्वतीय अग्रभाग भी मिलेगा। ये पर्वतीय अग्रभाग है, ये पर्वतीय अग्रभाग है, तो ये भी मिलेगा। पर्वतीय अग्रभाग के बाद में ये जो पर्वतीय अग्रभाग है इसके बाद में हमें पेडिमेंट मिलेगा। उसके बाद हमें ये पेडिमेंट मिलेंगे। ठीक है,
उस पेडिमेंट के बाद में जहां जल सूख जाता है ये भाग कहलाता है पर्वतीय अग्रभाग। ये हो गया पर्वतीय अग्रभाग। ऊपर का हिस्सा। फिर उसके बाद पर्वतीय अग्रभाग के बाद में जो भाग आता है वो कहलाता है पेडिमेंट। ये कहलाता है पेडिमेंट। ये कहलाता है पेडिमेंट। उस पेडिमेंट के बाद का जो भाग है, ये जो भाग है, ये भाग कहलाता है बजादा। ये जो भाग है, ये भाग कहलाता है बजादा। यही क्रम इस तरफ भी आएगा। ऊपर पर्वतीय अग्रभाग, इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं। फिर पेडिमेंट, फिर आएगा 2 नंबर पेडिमेंट, फिर आएगा बजाडा 3 नंबर। ठीक है। और उसके बाद ये जो झील है, ये क्या, जब ये जल भर जाता है तो ये झील बन जाती है। ये क्या कहलाती है? प्लाया। ठीक है। तो अस्थायी झीलें प्लाया कहलाती है। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में आकृतियां बनती है, ये मरुस्थल की विशिष्ट आकृतियां हैं। आज की जो एक कक्षा है, इस कक्षा में हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको एक सूचना देनी है कि हम हमारा ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं 17 जून 2026 को। अतुल्यम अकेडमी के नाम से हमारा एक ऐप लॉन्च होगा। 17 जून को ऐप लॉन्च होगा। सबसे पहले हम इसमें टीचिंग एसोसिएट भूगोल की टेस्ट सीरीज, सेट भूगोल की टेस्ट सीरीज और आधारभूत भूगोल का जो पाठ्यक्रम है, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम, जो हमारे 11वीं 12वीं से लेकर महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र हैं, उनके लिए बेसिक ज्योग्राफी से जो भाग है वो शुरू करेंगे। तो हमारे 3 कोर्स अभी लॉन्च होने जा रहे हैं। आधारभूत भूगोल, जिसमें हम 1 साल तक उन बच्चों के बेसिक 0 से लेकर उनके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तक का काम करेंगे। दूसरा, टीचिंग एसोसिएट की परीक्षा के मद्देनजर हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज में लगभग हम 199 टेस्ट आपको देने वाले हैं। सेट का जो है वो टेस्ट सीरीज भी हम अभी 17 जून को लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारा जो ऐप है वो 17 जून को प्ले स्टोर पर लाइव हो जाएगा। आप प्ले स्टोर पर अतुल्यम अकेडमी लिखकर 17 जून के बाद में, 17 जून को दोपहर के बाद में आप ये हमारे ऐप पर ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा ऐप वेबसाइट पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। वेबसाइट पर भी आपको विंडोज़ के रूप में ये ऐप अवेलेबल रहेगा, जो पीसी पर अध्ययन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और हमारे ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन अप्रोच पे ही रहने वाला है। मेरे द्वारा जो आपको अध्यापन कराया गया है, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को और मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उनको अपने साथियों तक भी शेयर करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि न्यूनतम प्राइस में और कुछ क्वालिटी कंटेंट में बच्चों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो इसमें हम वाक़ई में सफल हो पाएँगे। मैं मुख्य रूप से, मुझे भी भूगोल का जो लगभग दीर्घकालीन अनुभव है, 18 वर्ष मुझे महाविद्यालय शिक्षा में अध्यापन कार्य कराते हुए हो गया है। अब थोड़ा-सा क्या है कि एक अपने आप में एक नया बदलाव करने के लिए हम एक अतुल्यम अकेडमी ऐप, इस ऐप पर भूगोल के साथ-साथ हम शीघ्र ही अन्य विषयों की टेस्ट सीरीज़ और वो भी लॉन्च करने वाले हैं। उसमें थोड़ा-सा अभी लगभग 10-15 दिन का समय लगेगा। तो आप लोगों को अगर मेरा ये जो पढ़ाने का तरीका है अच्छा लगा हो, आप इसे पसंद करते हो, तो लाइक भी करें, मेरे चैनल को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।